नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन जमकर हंगामा हुआ। किसान आंदोलन और ऑक्सीजन को लेकर विपक्ष ने सरकार पर जोरदार हमला बोला तो सत्ता पक्ष ने भी पलटवार करते हुए हर सवाल का जवाब दिया। लेकिन जैसे ही सीएम ने कहा कि ऑक्सीजन मुद्दे पर कल जवाब देंगे, विपक्ष बिफर गया। किसान आंदोलन और ऑक्सीजन की कमी के बहाने विपक्ष ने सरकार को सदन में घेरा। इन दोनों मुद्दों पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस ने ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत का मुद्दा सदन में उठाया तो सत्ता पक्ष की ओर से भी इसको लेकर प्रतिक्रिया देखने को मिली। इस दौरान पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। 0 आवर में उठाए गए सवाल का कांग्रेस तुरंत जवाब चाह रही थी, लेकिन स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि 0 आवर में उठाए गए सवालों का जवाब तुरंत नहीं मिलता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हाउस को गुमराह किया गया है और ऑक्सीजन से हुई मौतों को लेकर गलत जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि सीएम के बयान से उन्हें दुख हुआ है। गुरुग्राम, रेवाड़ी और हिसार में ऑक्सीजन का मुद्दा विपक्ष ने उठाया। उधर सीएम ने विपक्ष के इस 0 आवर के सवाल का जवाब जैसे ही कल देने को कहा, कांग्रेस ने जोरदार हंगामा कर दिया। हालांकि सीएम मनोहर लाल ने उसी दौरान विपक्ष के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि 2 जगह की न्यायिक जांच चल रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एकदम ताजा मुद्दा है। कल हाउस को इस सदन के नेता ने गुमराह किया गया है, ये स्वर्ण जयंत में उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन से एक भी डेथ नहीं हुई, एक भी डेथ हरियाणा में नहीं हुई। इससे अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा ज्वलंत मुद्दा कोई नहीं हो सकता। जो हाउस को हिसार रिपोर्ट, प्रॉब रिपोर्ट, जून कंफर्म 50 डेथ प्रॉब हो चुकी है कल के टाइम्स ऑफ इंडिया में। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इनके विषय को 0 आवर के इस विषय को सुनिए। हुड्डा साहब इस विषय को, क्योंकि इन्होंने कहा कि गुमराह किया गया है, इन्होंने विषय उठाया है, मैं कल इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दूंगा। नहीं दूंगा ना आप अपने तथ्य रखिए। इसके तथ्य लेके आने पड़ेंगे, तो मुझे भी लेके आने हैं ना अध्यक्ष महोदय। आखिर मेरे पास भी तथ्य जब होंगे तभी तो लेके आएंगे। नहीं, कल स्टेटमेंट आपने जो कल स्टेटमेंट दी वो विड्रॉ कर लो। क्या विड्रॉ कर लो? विड्रॉ कर लो। क्या विड्रॉ कर लो? वो विड्रॉ कर लो। एक भी नहीं मारा। नहीं आप देखो, मैं उसी स्टेटमेंट को विड्रॉ कर लो। उसी स्टेटमेंट को कंटिन्यू, मैं क्या कह रहा हूँ, उसी स्टेटमेंट को कंटिन्यू करते हुए अपनी स्टेटमेंट दूंगा। कल आप बोलना जो बोलना है, आप कल बोलना है। सार की रिपोर्ट है क्या है? आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द रेलिवेंट रिकॉर्ड, मैं कह रहा हूँ कि इस विषय पर आज आपने विषय उठाया, 0 आवर में विषय उठाया जाता है, उसके बाद उसका जवाब दिया जाता है। मैं कल इसका जवाब दूंगा। वहीं विपक्ष ने सदन में किसान आंदोलन का मुद्दा भी उठाया और हंगामा करते हुए वेल में पहुंच गए। बता दें कि हरियाणा की धरती पर किसान करीब 9 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मुद्दे को कांग्रेस पहले ही सदन में उठाने की बात कर रही थी। कृषि कानून का मैटर जो है वो सब जुडिस है। कृषि कानून सब जुडिस है। कृषि कानून जो है सब जुडिस है। वहीं शिक्षकों की कमी का मुद्दा भी सदन में उठा। प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती को लेकर कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल ने सवाल उठाए, जिसके बाद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एक-एक कर जवाब देते हुए कहा कि कोरोना के चलते शिक्षकों की भर्तियां शुरू नहीं हो पाई। इस दौरान कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सभी स्कूलों को मॉडर्न बनाया जाएगा। की रेगुलर भर्ती कब कर दी जाएगी? मंत्री जी ने कहा कि कोई प्रावधान अभी नहीं कर रहे हैं। 2018 में विभाग ने ये चिट्ठी जारी की कि जिस समय ये आरोही एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स में 36 मॉडल स्कूल्स भारत सरकार ने, जिनको राष्ट्रीय स्तर पर बैकवर्ड ब्लॉक डिक्लेयर किया हुआ है, उसमें हमारे 5 नूह के भी हैं, 2-3 पलवल के, कुल मिला के 36 हैं। गवर्नमेंट ने एक भी, अध्यक्ष माननीय मंत्री जी, एक भी स्कूल नया नहीं बनाया। लेकिन आपने जो 2232 पोस्ट आपने कहा जो सैंक्शन हुई, उसके बाद हम लोगों ने, क्योंकि नए स्कूल बने थे, इनकी कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती की। ये आपके विभाग का पत्र है जिसमें लिखा गया है कि 5 साल की जब ये कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज कर लेंगे तो इनको हम लोग रेगुलर कर देंगे।
अध्यक्ष जी, इनको 2013 में 6th पे कमीशन मिल गया था और 2017 में 7th पे कमीशन भी की अनाउंसमेंट हो गई थी। सरकार ने आने के बाद इनको लागू उस समय नहीं किया। आपने केवल 22 को ले, अगर आप इस सारे को भी ले लें तो नहीं, आप जरूरी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमने आरोही को भी, एक मिनट बहन जी सुन तो लेना मेरी बात, आप एक मिनट, किसका किया है अध्यक्ष जी, एक सिंगल अपॉइंटमेंट भी गीता जी, हमने ये चर्चा का समय नहीं है। कोरोना की समस्या कोई केवल यहाँ नहीं है, पूरे दुनिया में सारे देश में है समस्या, उसकी वजह से समस्या है। वहीं बादशाहपुर से निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद ने विधानसभा में गुरुग्राम में जाम और बारिश के बाद हुए जलजमाव का मुद्दा उठाते हुए कहा कि गुरुग्राम में सबसे बड़ी समस्या जल निकासी का नहीं होना है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में वाटर हार्वेस्टिंग का काम भी ठीक से नहीं हो रहा। कि पानी की जो वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो पूरे देश को ही पता है कि गुड़गांव के अंदर हाईवे और उसकी क्या स्थिति हो जाती है थोड़े से टाइम में ही बारिश में। पहले तो सिर्फ हीरो होंडा चौक ही जाम होता था, अब तो 37 ऐसे चौक है जहाँ पे बहुत भयंकर तरीके से जाम लग जाता है थोड़ी सी बारिश में। पीछे तो राजीव चौक पे एक ऑटो वाला जो है वो उसके अंदर जाने के बाद उसकी मृत्यु भी हो गई। और आज के टाइम में इतना टैक्स पे करने के बाद भी जो है ट्रैक्टर से जो है वो हमारे यहाँ पे वाटर पंप लगा के और एक वो देसी सा जुगाड़ किया हुआ है। अभी जहाँ पानी भरता है नेशनल हाईवे, इसमें एक कमेटी गठित की है अपने 5 लोगों की, जिसमें जीएमडी है, एमसी गुड़गामा है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण डीएलएफ है और इरिगेशन भी है, इसमें पब्लिक हेल्थ भी है। ये 5 इसमें कमेटी में है कि टीम मिलकर इकट्ठी पानी का जो भी पानी की निकासी है हाईवे पे या दूसरे रोड में पानी निकासने का काम करते हैं। क्योंकि एक दूसरे पे डालने की बात नहीं है, नेशनल हाईवे देखेगा, पब्लिक हेल्थ, सारे इकट्ठे मिलकर इस पानी को निकासी का काम करते हैं और पानी को पहुंचाने का काम करते हैं। इसके अलावा सदन में 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी मंजूर हुए, जिसमें कांग्रेस विधायक वरुण चौधरी के गरीब छात्रों को मुफ्त किताबें नहीं मिलने का मुद्दा रहा, जबकि दूसरे प्रस्ताव में किरण चौधरी ने भिवानी और चरखी दादरी में पीने के पानी की कमी का मुद्दा उठाया, जिसे गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिना वक्त गंवाए सदन में जांच कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया। सिंचाई वाले पानी की तो बात छोड़ दीजिए, ये तो मैं पीने के पानी की बात कर रही हूँ। और जो ये सदन पटल के ऊपर जो बात कही जाती है वो बिल्कुल सत्य होता है। अगर इसको दिखवा लीजिएगा, अगर इसमें अगर इतना रत्ती भर भी जो है इसके अंदर अगर थोड़ा सा भी वो इसके अंदर जो है अध्यक्ष जी, अच्छा होता कि अगर हमारा जो है 8 दिन मतलब 16 दिन जो हमारी नहर चलती थी उसको 16 दिन से चलाकर आपने 8 दिन कम कर दिया, आपने 8 दिन चला रहे हो। अच्छा होता कि अगर ये 40 दिन का स्टोरेज मतलब 32 + 8 इतना स्टोरेज अगर ये हमारे को बनाकर दे देते, हमारे को एक्स्ट्रा टैंक बना देते, इनलेट चैनल बना देते और सारे के सारे ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको और सुदृढ़ कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। फिर चाहे आप नहर जो है 8 दिन के लिए चलाइए, लेकिन वो तो आपने करा नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपने डाला नहीं। आपने हमारा जो नहरी पानी है जो 800 क्यूसेक पानी हमारा कम आपने करा है, 30 से 40% जो पानी है वो कम कर दिया है। आपने जो 16 दिन जो चला करती थी नहर उसको 8 दिन कर दिया है, तो फिर जल घर कैसे भरेंगे अध्यक्ष जी? इस सदन में मैं घोषणा करता हूं कि 24 घंटे के अंदर अंदर एक इंक्वायरी देवेंद्र सिंह जी के देखरेख में कमेटी बनेगी। 24 घंटे में इंक्वायरी होकर के आएगी कि जितने इन्होंने ये बताए हैं गांव, इन गांव में इनके वाटर वर्क्स में कितना कितना पानी है। अगर जो इन्होंने बताया है तो फिर हम डिपार्टमेंट पर एक्शन करेंगे, और जो इन्होंने बताया उसमें गलती मिलेगी तो अध्यक्ष महोदय को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। फिर अध्यक्ष महोदय उस पर निर्णय करें कि सदन में किस प्रकार से गुमराह किया जाता है। विपक्ष के तेवर मानसून सत्र के शुरू होने के साथ तल्ख देखने को मिल रहे थे। ऐसे में उम्मीद के मुताबिक कई मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक की स्थिति भी देखने को मिली। हालांकि सबसे ज्यादा तकरार किसान आंदोलन और ऑक्सीजन की कमी पर देखने को मिली। सीएम ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों पर कल सदन में जवाब देंगे। उम्मीद है कि कल भी विपक्ष इस मुद्दे को लेकर हंगामा कर सकता है।
तो इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आज जो हमारे मेहमान हैं उनसे आपको मिलवा देते हैं। अमित नेहरा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर स्वागत है आपका। अशोक मलिक किसान नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर आपका भी स्वागत है। रंजीता मेहता प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गई हैं, सर मैम आपका भी स्वागत है। बजरंग दास गर्ग प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर आपका भी स्वागत है। और सुखवंत सिंह प्रवक्ता इनेलो के हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले रंजीता जी सवाल आपसे, ऑक्सीजन एक ऐसा मुद्दा है जो आप लोगों का पीछा छोड़ता दिखाई नहीं दे रहा है विधानसभा में। देखिए, जो विपक्ष अगर झूठ का पुलिंदा लेकर बार बार उसकी गठरी को उठाने की कोशिश करेगा तो उसका कोई इलाज नहीं है। जहां तक ऑक्सीजन की बात है, जिस सूझबूझ से हमारी सरकार ने काम किया, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा ऑक्सीजन हमारे मुख्यमंत्री ने उपलब्ध कराई। 285 मैट्रिक टन की हमें जरूरत थी और उससे ज्यादा हमने उपलब्ध करवाई। हम न केवल अपने हरियाणा का बल्कि पड़ोसी राज्यों का बोझ भी उठा रहे थे, वहां पर हमारे से ज्यादा ऑक्सीजन हमारे यहाँ पर बन रही थी और उनको पहुंचा रहे थे। ये मानवता के तहत जो कदम हमारे मुख्यमंत्री जी ने उठाए वो सराहनीय है। विपक्ष को आज तारीफ करने की बजाय उस समय जब 24/7 सरकार काम कर रही थी, मुख्यमंत्री जी खुद फील्ड में उतरे हुए थे, हर हॉस्पिटल का निरीक्षण खुद कर रहे थे। मात्र 15 दिन में मिसाल कायम करके 500 बेड के जो बेड थे उनके हॉस्पिटल से जो बनाए गए, ऑक्सीजन न केवल वहां पे सिलेंडर बल्कि बेड तक पाइप पहुंचाएगी ताकि किसी को भी ऑक्सीजन की कमी ना हो। उस समय भी अगर विपक्ष यह सवाल उठाता है कि ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे हैं तो धिक्कार है उन पर। वो पहले इस बात का जवाब दे दे कि पंजाब में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में जहां पे इनकी सरकार है, विपक्ष कह रहा है कि सरकार गुमराह कर रही है। रंजीता जी, विपक्ष कह रहा है कि सरकार इस मसले पर गुमराह कर रही है लोगों को। वो जो स्टेटमेंट सरकार ने जारी किया है कि किसी की भी मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई है या ऑक्सीजन की वजह से नहीं हुई है, वो अपना स्टेटमेंट वापस ले लें। और इसी को लेकर हंगामा भी हुआ आज सदन में। देखिए, आज जिस तरीके से विपक्ष हंगामा करके वहां पर गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, दूध का दूध पानी का पानी निश्चित तौर पे ऑलरेडी सरकार कर चुकी है। और बाकी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जिन्होंने ये कहा कि मैं एक एक चीज को कल क्लियर करूंगा, वो आपके सबके सामने आ जाएगी। मैं आपको बार बार वादा नहीं दावा भी करती हूँ इस बात का कि ना किसी की मौत हुई है। और जिस तरीके से सूझबूझ से हम लोगों ने काम किया, जिस तरीके से फिर वो मई जून में अफरा तफरी की जो हालत थी वो क्यों थी? ऑक्सीजन मई जून में जो स्थिति थी, लोग सिलेंडर लेके भाग रहे थे, क्यों भाग रहे थे? कौन भाग रहा था? पानीपत, सोनीपत से कई जगह ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग लाइन लगाते थे रात भर। ठीक है, ठीक है। बजरंग दास जी, क्या ये स्थिति मई जून में नहीं थी? पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से कोविड वॉरियर बनकर हमने 24 लाइन हेल्पलाइन चलाई, उस हेल्पलाइन के ऊपर अगर कहीं से भी कोई दिक्कत, निश्चित तौर पे आपने लोगों को मदद जरूर किया होगा और आप करती भी रहती है, आपकी पार्टी भी करती है। लेकिन कांग्रेस संतुष्ट नहीं है ना, कांग्रेस तो सवाल उठा रही है। बजरंग दास जी, कांग्रेस को कौन नहीं सवाल उठाना है? जिनके अपने घर शीशे के हो, कांग्रेस की बात नहीं है। मैं कांग्रेस वालों से सवाल कर रही हूँ, जवाब मांग रही है। ठीक है, बजरंग दास जी को जरा बोल लेने दीजिए। रंजीता जी, बजरंग दास जी से जरा सवाल का जवाब ले लेने दीजिए। ठीक है मैम, जरा उनको बोल लेने दीजिए, बजरंग दास जी को। बोलिए बजरंग दास जी। ये कांग्रेस का कोई मुद्दा नहीं, पूरी देश की, प्रदेश की जनता का मुद्दा है। प्रदेश की जनता यानी आप लोग भी इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं? प्रदेश की जनता जानना चाहती है कोरोना काल के अंदर खाली जी किस प्रकार प्रदेश की जनता ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे थे। खाली सिलेंडर सरकार तो कह रही है घर घर तक हमने ऑक्सीजन पहुंचाया, भाग रहे थे हॉस्पिटलों। आपको सामने आपको खुद पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। आपके हरियाणा न्यूज का मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने कोरोना के समय में हर मुद्दे को उठाया। आपकी क्लिपिंग मेरे पास सारी पड़ी है, जो आपने क्लिपिंग दिखाई भाई हिसार के अंदर क्या हुआ, गुड़गांव में क्या हो रहा है, पानीपत में क्या हो रहा है। इस बहन जी को चुप करवा लो खालिद जी, इस बहन जी को 2 मिनट चुप करा लो। ये बहन जी नहीं बोलने देती किसी को। बहन जी को इस बात का काम दे रखा है, बीच में तू बोलती रहे। इस बहन जी को चुप कराओ। सर बात रखिए, बहन जी बोले हमें कोई दिक्कत। गर्ग साहब अपने आप मुद्दे पे ही रहे। ठीक है रंजीता जी, रंजीता जी ठीक है, आप जब बोल रही थी तो सुन रहे थे, आप भी सुनिए, जब मौका मिलेगा जवाब दीजिएगा। हरियाणा न्यूज ने जब कोरोना महामारी थी उस समय हरियाणा आपके चैनल ने एक एक सीन दिखाया है
किस प्रकार सोनीपत, पानीपत, हिसार, गुड़गामा, सरसा के अंदर लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं थी, दवाई नहीं थी, यहाँ तक कि सरकारी हॉस्पिटल के अंदर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, दवाई की व्यवस्था नहीं थी। और ये बोलते, अच्छा यूँ बताओ, मुख्यमंत्री खुद माना आज विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री ने खुद एग्री किया है। जब विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोल रहे थे भी आपने कहा है एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई, आप अपना या तो आपका बयान वापिस लीजिए। मुख्यमंत्री ने कहा था भी जो भी दोषी अधिकारी होगा, जहां भी कमी होगी, जिस भी जिले में कमी होगी, उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एक तरफ तो आप कहते हो मतलब कोई मरा नहीं, ऑक्सीजन कमी नहीं, तो कार्रवाई किसके खिलाफ होगी मुख्यमंत्री जी? आप एक तरफ तो कहते हैं कार्रवाई करेंगे, इसका मतलब मैं खालिद जी कहता हूं इन्होंने जनता की जीवन के साथ इस सरकार ने खिलवाड़ किया। सुखवंत सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है सर, ऑक्सीजन, गर्ग साहब प्लीज, गर्ग साहब दूसरे को बोलने का मौका दें। सुखवंत सिंह जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुखवंत सिंह जी, आपको क्या लगता है? ठीक है, रंजीता जी और गर्ग साहब प्लीज आप लोग जरा शांति बनाएं कि दूसरा भी गेस्ट बोल पाए। और बकवास करते हैं चैनल में बैठ के, शर्म नहीं आती इन लोगों को। गर्ग साहब प्लीज, इनकी जुबान से लगाम लगा दीजिए खालिद जी। ठीक है, जो ये वर्ड बकवास यूज कर रहे हैं, तू यूज कर रहे हैं, क्या आप इनकी लगाम नहीं जवान में लगाम? रंजीता जी, हम आप दोनों से कह रहे हैं कि प्लीज थोड़ा दूसरे गेस्ट को भी बोलने दीजिए। आप लोग आवाज सुन नहीं रहे, अपनी तरफ से बोले जा रहे हैं। बोलने से काम थोड़ी होता है। जब भी डिबेट होता है, 3 गेस्ट जो बैठे हुए हैं, क्या उनका बोलने का अधिकार नहीं है? आप दोनों आदमी ऐसे क्यों कर रहे हैं? गर्ग साहब प्लीज, आप लोग भाषा की मर्यादा जरूर रखें, भाषा की मर्यादा रखें। ठीक है, ठीक है। सुखवंत सिंह जी, बीच में सर बोलने लग जाते हैं, प्लीज प्लीज, बीच में क्यों बोलते हैं मेरे? ठीक है सर। सुखवंत सिंह जी, क्या आपको भी लगता है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी और ऑक्सीजन की वजह से किसी की जान नहीं गई कोरोना के दौर में प्रदेश में? खालिद भाई धन्यवाद और सब साथियों को नमस्कार। वो एक शेर है कि बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा मकान है तेरा कुछ तो ख्याल कर। अब रंजीता मेहता जी कह रही किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पूरा प्रदेश ने देखा है ये। और दोनों सम्मानित प्रवक्ताओं से मेरी एक प्रार्थना है कि हम यहाँ पे डिबेट पूरी प्रदेश की जनता देख रही है, तो हम अच्छी प्रकार से डिबेट करें, दूसरे को बोलने का मौका दें। खालिद भाई, कोरोना काल एक विपदा के रूप में आया, पूरे संसार में विपदा के रूप में आया, लेकिन हमने ये देखा कि हरियाणा प्रदेश की सरकार बुरी तरह से फेल हुई। ऑक्सीजन की जो कमी थी वो हमने देखा कि किस प्रकार से एक हफ्ते के लिए पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा, किस प्रकार से ऑक्सीजन के सिलेंडर ऊंचे दामों पर लोगों ने स्टोर किए और एक अफरा तफरी का माहौल, यानी कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची, कोई मैनेजमेंट नहीं बची थी। अब रंजीता जी उसको ना स्वीकार करें तो वो उनको इसलिए भेजा जाता है कि आप किसी चीज को स्वीकार ना करें और किसी को बोलना ना दें। अब अच्छी बात यह होती कि सरकार अपनी कमियों को स्वीकार करती और रचनात्मक दृष्टि से विपक्ष से सुझाव मांगती। अब ये लोग अब ये ही स्वीकार नहीं करते कि हमारी कोई कमी नहीं है तो कोई दूसरा सुझाव कैसे देगा, और विपक्ष को ये कहते हैं कि वो बेवजह की अनर्गल बयानबाजी करता है। अरे रंजीता जी और सरकार को चाहिए कि वो अपनी सारी चीजों को ये स्वीकार करें कि एक हफ्ते के लिए प्रदेश में किसी प्रकार की भी कोई सरकार नहीं थी और जो स्वास्थ्य सेवाएं थी वो बुरी तरीके से बाधित हुई थी और लोग अफरा तफरी और डर के माहौल में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारे फिर रहे थे। और एक अगर श्वेत पत्र सरकार जारी करे तो पता लगे कि कितनी मौतें ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है। ठीक है, अमित नेहरा जी, आपको क्या लगता है सर, आज आपने दिन भर की जो कार्यवाही देखी उसमें ऑक्सीजन का जो मुद्दा रहा, ऑक्सीजन की कमी और इसको लेकर मौत को लेकर आंकड़ों पर जिस तरह से पक्ष और विपक्ष आमने सामने रहा, दिन भर की कार्रवाई को आप किस नजर में देखते हैं और कैसा आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए खालिद, हरियाणा से पहले हम अगर केंद्र का रुख देखें, उसको समझे, तो केंद्र तो लगभग 1 महीने पहले ही डिक्लेयर कर चुका है कि पूरे देश में ऑक्सीजन के कारण कोई मौत नहीं हुई। ठीक है ना, यानी केंद्र के लाइन पर भी प्रदेश सरकार चल रही है। हाँ, नहीं, जब केंद्र ने कह दिया कि किसी भी प्रदेश में नहीं हुई है और फिर यहाँ पे ये हंगामे हो रहे हैं कि अगर हरियाणा में हुई है तो आप राजस्थान में देख लीजिए, आप पंजाब में देख लीजिए, कांग्रेस जहां पे है, तो ये दोहरे मापदंड नहीं। या तो आप केंद्र की माने कि
पूरे देश में एक भी मौत नहीं हुई है। इसमें हकीकत ये है खालिद जी, सारे सही है, मैं नहीं कहता कोई गलत है, क्योंकि जब केंद्र सरकार ने प्रश्नावली भेजी हर राज्य सरकार के पास कि आप बताएं, डाटा बताएं कि कोविड के कारण कितने मरे हैं जी, तो उसमें एक कॉलम ही नहीं था कि ऑक्सीजन की कमी से कितने व्यक्ति मरे। आप मेरी बात समझ रहे जी? बिल्कुल। जब कॉलम ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा? तो सरकार के रिकॉर्ड में तो कोई मौत दर्ज नहीं हुई ऑक्सीजन की कमी से जी। लेकिन मीडिया रिपोर्ट को देखें हम हरियाणा के संदर्भ में, तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई जब चरम पे था अप्रैल के लास्ट में और मई के शुरू में, लगभग हर जिले में यही हाल था। लेकिन थाईलैंड ऐसा सरकार है जो हरियाणा सरकार में कोविड को लेकर जो काम किया है उससे काफी प्रभावित है, और वो यहाँ का जो मॉडल है वो अपनाने की बात कर रहा है। इसको लेकर अधिकारियों की बैठक भी हुई है। नहीं, अच्छी बात है। देखिए, कोई अगर देश फॉलो करता है, अगर उसको अच्छा लगता है तो हम क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं उसके बारे में। उनको नहीं पता होगा कि यहाँ पे इतनी विकट समस्या भी हुई थी, ठीक है ना, तो उसको तो कोई कह नहीं सकते। और उसको हम ये नहीं कह सकते अगर किसी ने हमारा मॉडल अपनाया तो हमारा मॉडल अच्छा है, इसका ये कोई मतलब नहीं है। अशोक मलिक जी, किसान किस रूप में जो ये सदन चल रहा है, किसानों की क्या उम्मीदें हैं? खालिद जी, किसान तो उम्मीद ही करता रहता है जी। कोई भी सत्र चले, सेंटर में चले, स्टेट में चले, किसान तो हमेशा ही देखता रहता है। वह कुछ किसान के लिए भी होगा। अब आप देख रहे हो 9 महीने हो जाएंगे 26 तारीख को, किसान जो सड़कों में बैठा है, उम्मीद एक आशा के लिए बैठा है कि भाई ये जो कानून बनाए हैं भाई ये हमारे खिलाफ है, ये कानून सरकार वापिस ले ली। ये सत्र चल रहा था, लेकिन इस सत्र में भी इन पे कोई खास ध्यान नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई वो नहीं, कोई वार्तालाप है। 11 जो जनवरी में वो वार्तालाप बंद होगी थी, उसके बाद कोई वार्तालाप भी नहीं, कोई बातचीत नहीं। तो समस्या जो की तो खड़ी है किसान की, तो चाहे कितनी भी पीछे सरकार आई और चली गई, किसान का नाम लेके वोट तो ले लेते हैं कि किसानों को अच्छे सपने दिखा गए, भाई अच्छे दिन होंगे, ये होगा किसान का ये, लेकिन सरकार बनने के बाद किसान की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। और ये मौजूदा जो सरकार है, इससे काफी उम्मीद थी कि भाई सरकार हो सकता है कुछ अच्छा करेगी, लेकिन ये जो कानून लेके आए हो सकता है इन कानूनों में कुछ जो गलत चीज है। हमारे नेहरा साहब बैठे हैं, ज्यादा ज्ञान तो इनको है क्योंकि हम तो खेती बाड़ी करने वाले आदमी, इतने बारीकी से इनको, लेकिन ये कहते हुए कानून काले हैं, वो काले हैं क्या है, अगर उनमें कुछ काला है तो उनको खत्म करके, मान लो अगर सरकार इन कानूनों को खत्म नहीं करना चाहती तो दोबारा टेबल पे आए, जो इनमें गलत चीज है उनको इससे हटा दिया जाए, और किसान की जैसे एमएसपी है और जैसे पराली पे है और काफी जो हमारे हक में जो कानून बनने हैं, जो विरुद्ध में बने हैं, उनका सुधार करे और आगे इसको बातचीत को बढ़ाए, ताकि समाधान बातचीत के जरिए समाधान करने का अधिकार तो केंद्र सरकार के पास है और उसी से बातचीत भी होगी। लेकिन हमें यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे कि आखिर आज विधानसभा में किसानों को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर क्या कुछ हुआ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर हम रुकेंगे, आप देखते। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार हमारे साथ सारे मेहमान बने हुए हैं। सबसे पहले गर्ग साहब, आपसे जानना चाहेंगे कल की क्या रणनीति है। जिस तरह से आप लोगों ने एक तरह से ऑक्सीजन का मुद्दा एक तो है ही, किसान आंदोलन को लेकर क्या रणनीति है। आज आप लोगों ने, कांग्रेस ने वहां पर प्रदर्शन किया, एक तरह से बेल तक पहुंच गए और किसानों के मुद्दे को उठाना चाहा लेकिन बात उठा नहीं पाए अपना। खालिद जी, किसान हो, कर्मचारी हो, आम जनता, व्यापारी, हर एक का मुद्दा विधानसभा में उठाना विपक्ष की मुख्य भूमिका है। उसका धर्म भी बनता है और फर्ज भी बनता है। ये 3 कृषि कानून की जो बात आज विधानसभा में उठी है, ये लगातार लगभग 9 महीने हो गए किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहा है, टोलों पे आंदोलन कर रहा है, दिल्ली के बॉर्डर चारों तरफ आंदोलन कर रहा है। इस आंदोलन में 600 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। मैं ये बताना चाहता हूं, 3 कृषि कानून में एक लाइन भी ऐसी नहीं है जो किसान के आड़ती के हक में हो। देखिए, इसके अंदर ये लिखा हुआ है, अनाज की स्टॉक सीमा, जब 3 कृषि कानून लागू होंगे देश के अंदर, अनाज की स्टॉक सीमा समाप्त हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति कितना भी स्टॉक रख सकता है। जिस प्रकार सब्जी फल
कि स्टॉक बड़ी बड़ी कंपनियां स्टॉक करके 10 गुना रेटों में बेचती है। जिस प्रकार आज गोभी का रेट आप देखोगे, हमारे राज्य के अंदर गोभी, आलू, प्याज का क्या रेट था, आज गोभी 100 रुपए किलो बिक रही है, जो 2 रुपए किलो गोभी हुआ करती। ऐसी स्थिति है। तो स्टॉक सीमा घटाने से बड़ी बड़ी कंपनियां अनाज का स्टॉक करेगी और जिस प्रकार फलों का, सब्जियों का रेट 10 गुना का रखा है, उसी प्रकार अनाज का रेट भी अनाप शनाप करके जनता के जेबों में डाका डालने का काम किया जाएगा। दूसरी बात, इसके अंदर ये लिखा है भाई प्राइवेट मंडियां बनेगी, बड़ी बड़ी कंपनियां प्राइवेट मंडियां बनाएगी देश के अंदर। अभी तक 3 कृषि कानून देश में लागू नहीं हुए। इससे पहले अवानी अडवाणी ने बड़े बड़े वेयर हाउस बना लिए। हरियाणा के अंदर सैकड़ों एकड़ के अंदर, पानीपत के अंदर अडानी जी ने वेयर हाउस बनाकर बड़े बड़े टैंक खड़े कर दिए। ठीक है, ताकि कानून लागू होते ही हम अनाज खरीद कर स्टॉक करेंगे, इसका हम दुगना प्रॉफिट खाएंगे। ठीक है रंजीता मेहता जी, सरकार ठीक है सर, बड़ी बड़ी बजरंग जी, ठीक है, पहुंचाने के लिए किसानों को रंजीता मेहता जी बर्बाद। एक पॉइंट सुन लो आप प्लीज, जल्दी से सर। जहां मंडियों का सवाल है, अगर सरकारी मंडियां प्राइवेट मंडियां नहीं बनेगी तो सरकारी मंडियां वाले आरती क्या करेंगे? ठीक है सर, जब सरकार ने जवाब ले लीजिए, अब जवाब तो ले लीजिए बजरंग जी। मंडियां रंजीता जी बोलिए। दुकानें लाद कर रखी है। गर्ग जी, आपके समय में आलू जो है वो राहुल गांधी जी फैक्ट्री में उगाते थे, और जिस तरीके से आपकी टाइम पे सब्जियां सड़कों पर फेंकनी पड़ती थी, भाजपा की सरकार आने के बाद हमने एमएसपी तय किया है। आप राहुल जी के साथ थी आलू उगाने में। ऐसा लगता है आप दोनों किसानों के मुद्दे पे गंभीर नहीं है। रंजीता जी, जवाब देने के बजाय आप लोग जो आरोप प्रत्यारोप लगा के टाइम किल करते हो ना, ये सही नहीं है। किसानों के मुद्दे पे आप लोग बात रखिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। ठीक है बजरंग दास जी, आपकी बात पूरी हो गई। पूछो आप सर, बात पूरी हो गई, बोलने तो दीजिए रंजीता जी को। ये नहीं पूछते आलू राहुल जी उगाता था, ये कहां थी उस टाइम? कांग्रेस पार्टी में थी। ठीक है सर, आपकी बात उन्होंने सुन ली। अब जवाब राहुल जी गंदा हो गया, आलू गंदे हो गए। तो अपने रॉबर्ट वाड्रा को भी किसान बताते हो। आपकी पार्टी का क्या है? अगर आपकी पार्टी की बातें माने तो कहां से वो उठे भी आप साथ थी जब रॉबर्ट वाड्रा बने, जब भी आप साथ थे। आप गीत गाते थे कांग्रेस के, जब 9.5 साल राज था कांग्रेस का, जब आप भलाई खाने के लिए गीत गाते थे। जब सरकार चली गई 6 महीने पहले, आज बीजेपी में आपने। और जो कानून हमारे फायदेमंद के नहीं है उनको चेंज करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल समझदारी से वो काम ले रहे हैं। और दिक्कत की बात यह है कि विपक्ष ये नहीं चाहता कि आज इस मसले का हल निकले और किसान अपने घर पे जाए, क्योंकि इनकी रोटियां सिकली बंद हो जाएंगी। इसके ऊपर मैं आपको एक कहानी बताऊंगी। एक बार एक वकील साहब से एक मर्डर हो गया, उन्होंने 6 चीजों को इकट्ठा किया और उसकी लाश को निकालने लगाने के लिए चुनाव उठा के ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है बजरंग दास जी और रंजीता जी। अब जरा किसान से भी पूछ लेते हैं ना, किसान से भी पूछ लेते हैं ना। अशोक जी, ये जिस तरह से दोनों पार्टियां लड़ रही हैं, आपको लग रहा है क्या कि आप लोगों का समाधान होगा? आज जिनको लोगों की टैक्सियां भरकर देकर बजरंग दास जी और रंजीता जी, प्लीज जरा किसान को भी बोलने दीजिए, किसान को भी बोलने दीजिए। कांग्रेस पार्टी के लोग किसी मुद्दे में बातें करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। जहां पर पूरे प्रदेश के अंदर टेस्टिंग पिछले साल की बात करती हूँ, एवरेज 881 केस एक दिन में होते थे। पिछले साल हमारे सरकार ने इतनी मेहनत की कि प्रतिदिन 32,270 टेस्ट होने शुरू हुए, और इस साल सरकार ने प्रतिदिन 47,000 टेस्ट करने शुरू किए। ठीक है मैम, ठीक है, ये सब बातें पहले भी हम लोग सुन चुके हैं। ठीक है, जरा किसान को भी बोलने दीजिए आप दोनों, ये कोई मतलब नहीं है बहस का। बाकी गेस्ट को भी बोलने का मौका दीजिए आप लोग, सिर्फ अपनी बात मत कहिए, दूसरे को भी सुनिए। बजरंग दास जी, रंजीता जी, प्लीज कसर नहीं छोड़ी आपने, डिबेट को खराब मत कीजिए, आप बोलने दीजिए किसान को भी। ठीक है, क्या आप इनकी भाषा पे नियंत्रण रखेंगे या इनकी बात को बंद करेंगे? रंजीता जी, जितने भी लोग बोलेंगे मैं बोलने नहीं दूंगी। भाषण क्या
आप लोग घोटाले में घोटाले कर रहे हो, किसान को बर्बाद कर रहे हो। किसानों पे आप लोग दोनों पार्टी गंभीर नहीं है, जिस तरह से आप लोग बहस कर रहे हैं। जरा किसान की बात तो सुनिए, अगर गंभीर है तो किसानों की बात तो सुनिए। क्यों नहीं सुनना चाह रहे हैं आप लोग? रंजीता जी हो गया, रंजीता जी हो गया, प्लीज किसान को बोलने दीजिए, जरा किसान नेता को भी बोलने दीजिए, यहाँ इसीलिए आए हैं ये। बोलिए। हसन साहब जिस तरह ये बहस कर रहे हैं, क्योंकि एक पहले 10 साल सत्ता में थी पार्टी, वो चली गई, अब ये आएगी, ये चले जाएंगे। वो इनका तो एक गेम है भाई, चोर चोर मुशेरे भाई, किसान से कुछ लेना देना नहीं। हाँ, इनका क्या है, ये बता रहे थे मैं पहले ये बहन जी भी कांग्रेस में थी, 10 साल कांग्रेस में रही, ये भी इधर आ गई, उधर की बात लागी करने। तो किसान के मुद्दे का किसान जो बैठा है, अगर सही में ये किसान हितैषी होते तो अब तक समाधान हो जाता। ये पहले इस बिल को कांग्रेस ले आना चाह रही थी, कांग्रेस ने इस टाइम में इन्होंने कह दिया भाई ये बिल गलत है, तो इनमें ऐसा क्या हो गया? मतलब ही नहीं रह जाएगा, सार्थक बहस होनी चाहिए, ये कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप बोलते रहेंगे, क्या बोल रहे हैं, न दर्शक को पता चलेगा, ना हम लोग यहाँ बैठे हैं हम लोग को पता चलेगा। एक एक करके बोलिए प्लीज, पहले किसान को बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। इन बातों से लगता है कि इनकी व्यक्तिगत लड़ाई के उस पर आ जाते हैं। जब आप लोग सत्ता में बैठे हैं और विपक्ष का काम ठीक है, विपक्ष भाई अगर किसी के साथ ज्यादती होगी तो विपक्ष मुद्दा उठाएगा और साथ भी आएगा, लेकिन अपनी बात कहने लग जाते हैं। हर आदमी अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ता है, भाई अब ये बीजेपी चली जाएगी, कांग्रेस आ जाएगी, वो मलाई खा गया, हम खाएंगे, ये खाएंगे, वो इनका तो सिर्फ पैसे बटोरने से मतलब है। किसान का किसी ने कुछ लेना देना नहीं, इन्हें किसी ने किसानी नहीं करी, खेती नहीं करी, प्रवक्ता बन जाते हैं, कोई किसान नेता बन जाता है, इन पार्टी बना देते हैं। लेकिन आज किसान की जो समस्या है, सही मायने में अगर वो किसान की हितैषी है तो हमारी समस्या का समाधान करो। जो हम किसान 9 महीने 26 तारीख को हो जाएंगे कि यहाँ बैठे हैं, इस समस्या का समाधान करो। क्यों बैठे हैं भाई, क्यों बैठे हैं? ये आपने कानून लिया है, पहले वो ले रहे थे, आप ले आए भाई, आप लोग विरोध कर रहे थे, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई आप लोगों ने कि ये कानून लगाने पड़ गए? जब किसान नहीं चाहता भाई, किसान नहीं चाहता, पूरे हरियाणा पंजाब पूरे देश का किसान बैठा है, हम नहीं चाहते, क्यों जबरदस्ती थोप रखे ये कानून, क्यों जबरदस्ती कर रही है सरकार? और तोते की तरह बोलते रहते, पट 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 पट, एक लिख के लेके प्रस्ताव उसी को मांगते रहे हैं, कोई काम नहीं है ये। ठीक है अशोक मलिक जी और रंजीता जी। सुखवंत सिंह जी, ये जो तूतू मैं आप देख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि दोनों पार्टियां गंभीर हैं किसानों को लेकर? इनेलो क्या सोचती है, या इनेलो भी इसी तरह से अपना सियासी फायदा ढूंढ रही है? खालिद भाई, हमने कभी भी इनेलो ने, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपने सियासी फायदा नहीं देखा, उन्होंने किसानों के हित को पहले देखा है। इन दोनों की आपस में लड़ाई को देख करके आप समझ सकते हो, हरियाणा प्रदेश की जनता भी समझती है कि इन दोनों के हाथ किसान के खून से रंगे हुए। ये लोग नहीं चाहते किसी प्रकार से भी कि कोई अच्छी डिबेट हो और डिबेट का कोई डिस्कशन, कोई हल निकल करके आए। इसलिए आप देखेंगे एक दूसरे के ऊपर सबसे ज्यादा निराश रंजीता मेहता जी ने किया है, जो लगातार दूसरे को बोलने नहीं दे रही। देखो, विधानसभा की कार्रवाई चल रही है, विपक्ष अपने मुद्दे उठा रहा है, तो सरकार को भी उन सब चीजों को रचनात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। खालिद भाई, अगर आप इनको नहीं रोक पाए तो मैं रोक। रंजीता जी, ऐसे बहस कैसे बहस होगी इस तरह की? चला रखी थी, कब्जा बना चला रखा था, तो क्यों चला रखा था? आपका शीट मैम आपके पास आएंगे, आप बोलिएगा, आपको पूरा मौका मिलेगा जवाब देने का, दूसरे को बोलने दीजिए, एक एक करके बात रखिए ना। सुखवंत सिंह जी, सर प्लीज शब्दों का ख्याल रखें आप लोग, बोलिए सर। सुखवंत सिंह। खालिद भाई, मैं ये कह रहा था कि सरकार को बहुत रचनात्मक तरीके से अपनी आलोचनाओं को लेना चाहिए, अपनी कमियों को देखना चाहिए, और जब उनके विपक्ष, जब उनकी वो है ना, निंदक नेड़े राखी आंगन कुटी बंधाए, आप अपनी आलोचनाओं को रचनात्मक तरीके से क्यों नहीं लेते? आपकी ये तो है नहीं कि सब कुछ सही है। अब किस प्रकार से पूरे हालात में किसान कितने महीने से सड़कों के ऊपर बैठा है, शर्म तो आपको आनी चाहिए रंजीता मेहता जी, और बीजेपी को आनी चाहिए कि किस प्रकार से किसान को उन्होंने पसेमान और परेशान करके सड़कों पे बिठा रखा है।
और आप किसी भी प्रकार से अपनी जो एडमेंसी है, जो हर धर्मिता है, उससे पीछे नहीं हट रहे और आप इन चीजों को रचनात्मक तरीके से ना लेकर के और विपक्ष को बोलने का मौका भी नहीं दे रहे, विधानसभा में बोलने का मौका नहीं दे रहे और ये और यहाँ पे डिबेट में बोलने का मौका नहीं दे रहे। इससे बड़ा अलोकतांत्रिक और इमरजेंसी की बात क्या होगी खालिद भाई? ठीक है अमित मेहरा जी, ठीक है मैम आएंगे आपके पास, जवाब दीजिएगा। सारे पार्टियों ने जो बातें कही, जिस दिन बुलाया उस दिन मेरे को ना बुलाया करो आप प्लीज। अब जरा अमित मेहरा जी से भी तो कुछ समझने दीजिए। हरियाणा की राजनीति को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, किसान आंदोलन को भी देख रहे हैं और किसान आंदोलन जो है हरियाणा के लिए काफी अहम हो गया है, खास करके कृषि कानून को लेकर जिस तरह से किसानों में गुस्सा देखने को मिल रहा है और कई जगहों पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। यह मुद्दा आज उसमें विधानसभा में भी उठाने की कोशिश की गई, लेकिन वहां पर विधानसभा स्पीकर ने कहा कि यह सब जुडिस है, इसलिए यहां इस पर चर्चा नहीं होगी। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? पहली बात तो यह है कि सरकार ने विधानसभा में झूठ बोला है कि यह मुद्दा सब जुडिस है। यह मुद्दा सब जुडिस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो PIL डाली गई थी वो एक सामान्य नागरिक ने डाली थी और उसका सब्जेक्ट ये था कि दिल्ली की बॉर्डर दिल्ली पुलिस ने बंद कर रखी है, इनको खुलवाइए। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपनी तरफ से ये कर दिया कि सरकार को भी बुला लिया, उधर से किसानों को बुला लिया, किसानों की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ और अपने आप में ही करने लगे भी ऐसा कर दें ऐसा कर दें। PIL डाली गई है रास्ते खुलवाने के लिए, तो सब जुडिस कहां पे है केस? किसान कोई पार्टी नहीं है इसमें, सरकार भी कोई पार्टी नहीं है, ना रिस्पोंडेंट है। इसमें पार्टी सिर्फ एक सामान्य नागरिक था और दिल्ली पुलिस थी। रास्ता खुलवाने के लिए है, तो ये भरमा रहे हैं, गलत बयान कर रहे हैं कि सब जुडिस है। पहली बात तो ये है, सरकार विधानसभा में गलत बयानी कर रही है। दूसरी बात, थोड़ा सा हमें फ्लैशबैक में भी जाना होगा बिल्कुल कि हरियाणा और पंजाब का जो किसान है वो इतना अग्रेसिव क्यों है इन बिलों को लेके। तो उसकी वजह यह है खालिद कि हम 1930, 35, 40, 45 जी उस दशक में जाएंगे। 1930 वाले में, 1935 वाले में छोटू राम जी जो थे तो ज्वाइंट पंजाब था, उसमें हरियाणा पंजाब भी अपने वाले तो था ही, पाकिस्तान का पंजाब उसमें शामिल था। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने कृषि मंत्री रहते हुए और रेवेन्यू मिनिस्टर होते हुए ज्वाइंट पंजाब के इतने क्रांतिकारी कदम उठाए थे कि ऐसे कानून बनाए थे, किसानों का जीवन स्तर काफी ऊंचा उठा था। मंडियां जो बनाई हैं, जो सरकारी मंडियां, उन्हीं की देन है। जी जी। बहुत सारे कल्याणकारी कार्य उन्होंने किए उस टाइम। उसका असर ये है खालिद कि पंजाब और हरियाणा का जो किसान है वो काफी बेहतर स्थिति में है पूरे, अगर देश की तुलना की जाए तो। बिल्कुल। और इसीलिए ये किसान मुखर हैं। वो इसलिए मुखर हैं क्योंकि जो तीनों कानून है वो इनके खिलाफ जा रहे हैं। तीनों में से दो तो बिल्कुल किसान के खिलाफ है। एक जो कानून है जो अपना आवश्यक वस्तु अधिनियम, बिल्कुल वो किसान के खिलाफ नहीं है, वो तो आम जनता के, हर आदमी के खिलाफ है। वो आम आदमी के विषय सामान्य जन के खिलाफ है। तो पहले आ जाइए, देखिए MSP, किसान ये कह रहे हैं कि हमें MSP दो। भाई कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी उद्योगपति है, वो अपना सामान पे MSP खुद तय करता है। बिल्कुल कि मैं ये पेन है ये 10 रुपए से कम में नहीं बेचूंगा, इससे ज्यादा से नहीं बेचूंगा, यानी एक फिक्स कर दिया उन्होंने, 10 रुपए मेरा पेन है। तो इसमें क्या है कि प्रोडक्शन जो करने वाले बहुत ज्यादा लाखों में हैं, तो वो मिलके नहीं कर सकते क्योंकि एक संगठन नहीं है। तो उसके लिए सरकार काम कर दे, भाई तुम्हारा गेहूं है वो 25 रुपए किलो, इससे कम नहीं खरीदा जाएगा, कोई भी हो, चाहे हम खरीदें चाहे कोई प्राइवेट खरीदे। तो उसमें दिक्कत क्या है, पहली बात। दूसरी बात, आवश्यक वस्तु अधिनियम, ठीक है आपने हटा दिया, भाई कोई कितनी खरीदो, एकाधिकार कर दिया, किसी की भी छुट्टी कर दी। लेकिन साथ में अगर MRP दे देते, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वही आपने खरीद लिया किसान से औने पौने दाम में, लेकिन आप 40 रुपए किलो से ज्यादा गेहूं बेच नहीं सकते, चाहे कहीं बेचो। तो उसमें क्या होता है कि आम आदमी का भी भला होता है। MSP और MRP दो बात आप नोट कर लीजिए। तो सरकार ये, इसमें क्या दिक्कत है सरकार को ये करने में? MRP दे सकते हैं तो MSP भी तो दे सकते हैं। ठीक बात है। तो तीसरा आज ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। देखिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई नई बात नहीं है, हरियाणा पंजाब में तो खासकर ठेके पे देते हैं किसान। लेकिन इसमें सरकार ने क्या कर दिया, वो भाईचारे में होती थी।
इसने लीगलाइज करने के लिए एक जो क्लॉज डाल दी इसमें, जो तीसरा जो कानून है, जो इसकी धारा 19 है, एसडीएम मामले को समझाएगा कि एसडीएम ही सुलझाएगा, उसके बाद ट्राइब्यूनल में जाएंगे। इसमें धारा 19 के तहत सिविल कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं है किसान को। भाई आपको पता है जो प्रशासन है वो किसके उसमें रहता है, चाव में। बिल्कुल भाई कोर्ट जो हमारा है वो स्वतंत्र है, वहां दोनों पक्षों की सुनवाई हो सकती है। ठीक है, लेकिन एसडीएम तो सरकार की रंजीता सुनेगा। मेहता जी, नेहरा जी ने बहुत अच्छे से समझाया, क्या कहेंगी आप? वैसे तो बहस हम हमेशा करते रहते हैं। दुख की बात यह है कि इतने सीनियर होने के बावजूद जिस तरीके से ये अपना आंकलन इस तरीके से पेश कर रहे हैं, जैसे सब कुछ ये सही कह रहे हैं, सब कुछ बाकी चीजें गलत है। कि एमएसपी और एमआरपी की बात करते हैं, क्या इस बात को नकारेंगे कि जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम फसलें हैं उसका एमएसपी जो है वो हरियाणा सरकार देती है, बाकी और कोई प्रदेश की सरकारें नहीं देती। तो ये बात कर रही है एमआरपी की, भवंतर भरता योजना के तहत 22 फसलों को हमने इंक्लूड किया है, जिसके अंदर हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसमें भी दे रहे हैं। 2008 के अंदर स्वामीनाथन की रिपोर्ट आ गई थी, कांग्रेस की सरकार थी, पूछिए 2014 तक क्यों बैठे हुए थे साथ। तो कानून बना दीजिए ना, पंजाब और महाराष्ट्र लेके आ रहा है ना कानून, आप भी बना दीजिए। हम सुप्रीम से लेके आए हैं और हमने यही कहा है कि अगर कोई चीज पसंद नहीं है तो बैठ कर बात कीजिए, उसमें चेंज कर दिया जाएगा। एक एक सहूलियत तो किसानों के लिए है। अगर उनको एमएसपी को ज्यादा मंडी में भाव मिलता है तो मंडी के अंदर बेचो, अगर मंडी से बाहर मिलता है तो मंडी के बाहर बेचो, जिसके तहत हुड्डा जी भी यही कह रहे थे, रंजीता जी, हुड्डा जी भी यही कह रहे थे कि आप बहुत जितना मंडी लाना है लाओ, लेकिन एमएसपी दो, अगर उससे कम पर कोई खरीदता है तो उसको सजा का प्रावधान दे दो। नई बात थोड़ी है भाई साहब। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर ये जिस तरीके से एमएसपी की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा अगर फायदा होता है तो पंजाब और हरियाणा के किसानों को होता है, और अगर पूरे देश के अंदर एक कानून बना दिया जाएगा सबसे ज्यादा नुकसान हरियाणा और पंजाब के किसान का होगा। ये शायद जनाब आपको सबके साथ बैठना पड़ेगा। ठीक है अशोक मलिक जी, क्या जो बात कह रही है रंजीता जी, आपको क्या लग रहा है, किसान कैसे देख रहा है? क्या अगर कानून बना दिया जाएगा एमएसपी को तो उसको घाटा होगा किसानों को? ठीक है, हम एक प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, हम किसी बाजार में, मछली बाजार में नहीं आए हुए हैं, हम एक प्लेटफॉर्म पे हैं। प्लीज किसानों का हुआ है, क्या कांग्रेस के पास उस बात का कुछ जवाब है? ठीक है, बाजरा है, राजस्थान में बात करते हैं 1100 रुपए में बिका है, हमारे यहाँ पे 250 में खरीदा गया, क्या कांग्रेस के पास कुछ जवाब है? बोलिए, आप भी बोल लीजिए, गर्ग साहब बोलिए। खाली जी मैं बता चाहता हूँ, ये जो बहन जी बता रही कानून के बारे में, ये कानून पहले से है। किसान अपनी फसल मंडी के अंदर, ये मंडी के बाहर या गांव में कभी बेच सकता है, ये आज का नया कानून ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। बाजरा का एमएसपी। बजरंग दास जी, रंजीता जी प्लीज, अब जरा मुझे लास्ट कमेंट लेना है, अब जरा शांत हो जाए, आप लोग शांत हो जाए प्लीज, जरा लास्ट कमेंट ले लेने दीजिए। अशोक मलिक जी, ठीक है, अशोक मलिक जी लास्ट कमेंट। ठीक है मैम, रंजीता मेहता जी प्लीज, बजरंग दास जी प्लीज जरा लास्ट कमेंट ले लेने दीजिए, वैसे ही चले जाएंगे, क्या फायदा होगा? किसान तो फसल खेत से लेके घर तक रास्ते में को लेने वाला मिल जाता, वैसे भी दे देते थे। नेहरा जी ने बताया भाई अब जो लीगल आ गया, अनलीगल हम तो खेत से निकालते घर तक अपनी फसल कोई ले लो बेच देते थे जो हमारे से ज्यादा थी। एमएसपी की बात यह है भाई, एमएसपी कितने दिन रहते, 1 महीने एमएसपी पे खरीदती है, हम तो चाहते हैं 12 महीने एमएसपी का कानून बन जाए, 12 महीने हमारा मिले। वो नेहरा जी, ठीक हमारे है, लास्ट कमेंट नेहरा जी। मिलने नहीं चाहिए 12 महीने। लास्ट कमेंट तो ये है कि दर्शकों का विवेक पर निर्भर करता है कि वो किसकी बात सच माने, किसकी बात झूठ माने। आप सरेआम अगर झूठ बोल रहे हैं तो आपको लताड़े, तो इससे ज्यादा तो हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, सुखवंत सिंह जी मैम आपके पास आएंगे, प्लीज लास्ट कमेंट आप ही से लेंगे, आप ही से लेंगे, सत्ता में आप हैं, सत्ता पक्ष से आई हैं तो जवाबदेही आपकी ज्यादा है, आप ही से लास्ट कमेंट लेंगे, प्लीज जरा सा शांति बना के रखें, जरा सा, जरा सुखवंत सिंह जी, सुखवंत सिंह जी लास्ट कमेंट। ये पूछ लो गर्ग साहब, बाजरा का एमएसपी 2250 रुपए। गर्ग साहब आ रहे हैं आपके पास, प्लीज 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 आपके पास आ रहे हैं, आप अपनी बात रखिएगा। बाजरा का एमएसपी सुखवंत सिंह जी को बोलने तो दीजिए, किसान का बाजरा, सुखवंत सिंह जी को बोलने दीजिए, 50% भी पैसे। बजरंग दास जी प्लीज, सुखवंत सिंह जी जल्दी से लास्ट कमेंट सर। 101 खालिद भाई, जिस प्रकार से फुटपाथ
आप फुटबॉल की टीम में रेड कार्ड दिखाते हैं ना, वैसे जिस भी पार्टी का प्रवक्ता यहाँ बैठ के बदतमीजी करे और आपके नियमों का उल्लंघन करे, उसे रेड कार्ड दिखा करके और आप अगली डिबेट के लिए आवाज नहीं दबा सकते। आज का दिन बहुत निराशाजनक रहा है। रंजीता मेहता जी और बजरंग दास गर्ग जी ने कोई भी चीज डिबेट सही तरीके से नहीं होने दी। ठीक है सर। अब किसान की जो हालत है उसके ऊपर दोनों का ये मौकरी करते हैं यहाँ के आपकी इसमें स्टूडियो में आकर के, और किस प्रकार से जो है किसान का मजाक उड़ाया इन दोनों ने। ठीक है सर। बजरंग दास जी जल्दी जवाब दीजिए। डिबेट इन्होंने दिया, मैंने हर एक मुद्दे रखे कि किसान का मुद्दा और जनता का मुद्दा रखा, आपने क्या मुद्दा रखा? ठीक है सर। हम मुद्दे ना रखे जनता की, हम सरकार की, हमें हमारे। रंजीता जी लास्ट कमेंट। ठीक है बजरंग दास जी, हो गया। रंजीता जी लास्ट कमेंट जल्दी से मैम। देखिए, भाजपा सरकार कटिबद्ध है हर उस आदमी के काम करने के लिए जिनके लिए सरकार को वोट मिलती है। आज किस तरीके से, चाहे वो कोरोना महामारी है, चाहे वो किसानों का मुद्दा है, आज जिस तरीके से विपक्ष छोटी राजनीति कर रहा है, छोटे बच्चों तक का इस्तेमाल कर रहा है, इस बात के लिए उनको शर्म आनी चाहिए। कभी महिलाओं से ट्रैक्टर खिंचवाते हैं, कभी बच्चों को रिक्शा में बिठाते हैं। आज आप वो बातें कीजिए। ठीक है, आप तमाम गेस्ट जुड़े हमारे पास, वक्त इतना ही है, इसलिए आप तमाम गेस्ट जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल वही है कि तेवर जिस तरह से तल्ख हैं विपक्ष के और पक्ष के भी, तो कल भी सदन में हंगामा होने का पूरा आसार है। यह इसलिए क्योंकि एक तरफ महंगाई का मुद्दा है, दूसरी तरफ पेपर लीक का मुद्दा है, ऑक्सीजन का मुद्दा है, और कल सीएम तो इस मुद्दे पर जवाब भी देने वाले हैं। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।